गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तुल्यता संबंध पढ़ा था। तुल्यता संबंध की कुछ प्रमेय पढ़ी थी हमने, कैसे तुल्यता संबंध को दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। सबसे पहले इसको क्या बताएंगे हम, स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे और फिर क्या दिखाएंगे, संक्रामक दिखाएंगे। अगर कोई भी संबंध इन तीनों संबंध को सेटिस्फाई कर रहा हो, स्वतुल्य को, सममित को और संक्रामक को, तो हम कह सकते हैं कि वो संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी संबंध अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे तुल्यता वर्ग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तुल्यता वर्ग। तो आपकी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट, विविक्त गणित। ठीक है, और क्लास आपकी कौन सी है, 13। ठीक है, तुल्यता वर्ग की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग क्या होती है परिभाषा, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए बिलोंग्स टू ए, एक तुल्यता वर्ग, एक तुल्यता वर्ग ऐसे अवयवों x बिलोंग्स टू ए का समुच्चय है जो कि ए के तुल्य हूं। ठीक है, अर्थात है ना, ए के तुल्य हूं। ठीक है, तुल्यता वर्गों को से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात का मतलब क्या हुआ कि अगर x इस टाइप से, ठीक है, इसे से भी प्रदर्शित करते हैं, अतः देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मान के चलो मैंने क्या लिखा है कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई समुच्चय दे रखा है, ए कोई समुच्चय दे रखा है और उसमें कोई अवयव है ए। ठीक है, तो वो तुल्यता वर्ग कब कहलाएगा, तुल्यता वर्ग का मतलब होगा कि अगर उस समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव मिल जाए, मान के चलो कोई x अवयव मिल रहा होगा जो इसके बराबर होगा, तुल्य होगा। तुल्य का मतलब होता है बराबर। अगर कोई भी अवयव इसके बराबर हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता वर्ग बोलते हैं। यानी उसके अगर जैसे हमने मान के चलो किसी समुच्चय में क्या निकाल लिया, कोई अवयव ले लिया, जैसे 2 ले लिया, और हम उस समुच्चय में क्या करेंगे कि जितने भी 2 आ रहे होंगे उनको उठा के सबका एक समुच्चय बना देंगे, उसको क्या कहेंगे हम, तुल्यता वर्ग कहेंगे, उसको बोलते हैं तुल्यता वर्ग। तो ये आपकी एक तुल्यता वर्ग की क्या है, परिभाषा है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तुल्यता वर्ग में प्रमेय तो ज़्यादा है नहीं, तो मैं सिर्फ परिभाषा लिखा रहा हूँ। और ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, प्रमेय है नहीं। ठीक है, तो अगली हेडिंग स्टार्ट करता हूं, समुच्चय का विभाजन। ठीक है, ये तुल्यता वर्ग की परिभाषा हो गई। अब है अगली समुच्चयों का विभाजन। समुच्चयों का विभाजन, समुच्चयों का विभाजन ये क्या कहता है, माना S अरिक्त समुच्चय है, माना S अरिक्त समुच्चय है, समुच्चय S का विभाजन का अर्थ है, समुच्चय S का
ऐसे लिखो, एस के विभाजन का अर्थ है एस के ऐसे अपसमुच्चय, एस के ऐसे उपसमुच्चय प्राप्त करना ऐसे उपसमुच्चय प्राप्त करना जो कि असंयुक्त, जो कि असंयुक्त तथा अरिक्त समुच्चय हों, तथा अरिक्त समुच्चय हों। ठीक है, यानी पहला कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू S किसी AI में विद्यमान हो, और दूसरा AI नॉट इक्वल्स टू एज ए, यानी AI सर्वनिष्ठ एज इज इक्वल्स टू 5। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय के विभाजन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपके पास कोई समुच्चय है तो हम उसका विभाजन इस तरीके से करेंगे कि उसके उपसमुच्चय बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, विभाजन क्या करेंगे, उपसमुच्चय प्राप्त कर रहे हैं उसमें, तो उसका विभाजन ऐसे करेंगे, उसका विभाजन ऐसे करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई भी अवयव क्या आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरे उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण की बात करें, हम उदाहरण की बात करें, जैसे एस आपको दे रखा है, एस दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, और मुझे इसका पार्टीशन करना है, यानी विभाजन करना है। विभाजन कैसे कर सकता हूँ इसका, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 ले लिया, एक उपसमुच्चय ले लिया 1 और 2, दूसरा उपसमुच्चय ले लिया 3 और 4, तीसरा ले लिया 5 और चौथा ले लिया 6। इससे ज़्यादा उपसमुच्चय नहीं बन सकता। अब देखो इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं, जैसे 1 2 इसमें नहीं आ रहा, 3 4 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा और 6 किसी में नहीं आ रहा है। ऐसे विभाजन करना है हमें कि अगर दोनों ये उपसमुच्चय तो हुए हमारे पास, ये भी उपसमुच्चय है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे उपसमुच्चय लेने हैं जहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास अरिक्त हो और क्या हो, असंयुक्त हो। असंयुक्त का मतलब होता है कि इनका सर्वनिष्ठ क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। जैसे अगर इन दोनों का मैं सर्वनिष्ठ निकालूंगा 1 2 और 3 4 का, तो हमारे पास कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो गया हमारे पास, फाई हो गया। ठीक है, तो यह हमारे पास होता है समुच्चयों का विभाजन। समुच्चयों का विभाजन ऐसे करते हैं, यानी ऐसे उपसमुच्चय बनाते हैं हम समुच्चयों के विभाजन में कि वो दोनों क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए और असंयुक्त होने चाहिए। अरिक्त मतलब कम से कम अवयव उनमें होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। और अगर आप दो उपसमुच्चयों का क्या लो, सर्वनिष्ठ हो, तो वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, वो समुच्चयों का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, इसको एक डायग्राम से और समझेंगे एक बार। डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से कैसे आएगा, देखो डायग्राम से। जैसे आपके मान के चलो कोई समुच्चय था इस टाइप से, ये एक्स उप समुच्चय है, तो आपने एक पार्टीशन ये बना दिया A1, एक पार्टीशन आपने ये बना दिया A2, एक पार्टीशन आपने ये बना दिया A3, एक पार्टीशन ये बना दिया A4, एक पार्टीशन ये बना दिया A5, एक ये बना दिया A6 और एक ये बना दिया A7 और A8। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इसमें कोई भी ऐसा अवयव है, देखो यहाँ पे अवयव पड़े ये वाले, इनके अवयव पड़े ये वाले। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि पार्टीशन करने का मतलब ये हो गया कि आपने उसको बांट दिया, उस समुच्चय को क्या किया, अब उप समुच्चयों में बांट दिया। ये A1 A2 ये क्या है, सारे उप समुच्चय हैं, ये उप समुच्चय है। यानी आपने एक समुच्चय को उप समुच्चयों में ऐसे बांटा है कि वो अलग अलग अवयव रखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अवयव इसमें चला जाए या इसका अवयव इसमें आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समुच्चय के विभाजन का मतलब होता है कि समुच्चय को ऐसे उपसमुच्चय में विभाजित करना या ऐसे उपसमुच्चय निकालना जो क्या होने चाहिए, हमारे पास अरिक्त होने चाहिए और असंयुक्त होने चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं समुच्चयों का विभाजन। ये याद रखना बस कि उपसमुच्चय ऐसे बनाने हैं आपको कि जहां से हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर उनका सर्वनिष्ठ निकालें हम, तो कोई भी अवयव क्या आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी अवयव इन दोनों में कॉमन आ रहा होगा उपसमुच्चयों में, तो इसका मतलब आपने जो विभाजन किया है वो गलत है। आपका विभाजन यही कहता है कि कोई भी उपसमुच्चय में क्या होना चाहिए, कॉमन अवयव नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप घर का विभाजन करें
कि दो अगर घर में है, घर में कोई दो इंसान है और उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो घर का पार्टीशन करते हैं ना हम लोग, बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। दीवार खड़ी करने का मतलब क्या होगा ना, इधर का आदमी इधर आ सकता है, इधर का आदमी इधर नहीं आएगा और उधर का आदमी इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, विभाजन कर दिया हमने। तो विभाजन का मतलब ये होता है कि ऐसी बाउंड्री खींचना, समुच्चय में ऐसी बाउंड्री खींचना कि इसका अवयव इसमें ना जाए, इसका अवयव इसमें ना जाए, क्योंकि इनमें दुश्मनी हो गई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समुच्चयों का विभाजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका अगला संबंध, आता है आपका आंशिक क्रम संबंध। क्या है अगला संबंध? आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर देखेंगे आंशिक क्रम संबंध क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था तुल्यता संबंध क्या होता है हमारे पास, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और हमारे पास क्या हो, वो संक्रामक हो, तो उसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। लेकिन आंशिक क्रम संबंध में क्या होता है, कुछ कुछ डेफिनेशन क्या है उसकी, कुछ कुछ परिभाषा क्या है, सेम है। यानी आंशिक क्रम संबंध ये कहता है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और क्या हो, संक्रामक हो। तो देखो फर्क क्या आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ प्रतिसम्मित और वहां सम्मित आता था, वहां पे सम्मित आता था और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रतिसम्मित आ रहा है। देखो स्वतुल्य वो भी होता था, स्वतुल्य ये भी होगा, संक्रामक वो भी होता था, संक्रामक ये भी होगा। बस फर्क कहाँ है, वहां सम्मित होता था, यहाँ प्रतिसम्मित होगा। यानी ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और क्या हो हमारे पास, संक्रामक हो, उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता, उसको बोलते हैं आंशिक क्रम संबंध। तो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं आंशिक क्रम संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो क्या होता है, परिभाषा बात करें हम, परिभाषा क्या कहती है, माना ए अरिक्त समुच्चय है, माना ए अरिक्त समुच्चय है, संबंध आर, संबंध आर क्रमबद्ध युग्म, क्रमबद्ध युग्म ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए का समुच्चय है, का समुच्चय है। R1 को ए का आंशिक क्रम संबंध कहते हैं, आंशिक क्रम संबंध कहते हैं यदि पहला क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि अगर A बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा क्या होता है, प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित होना चाहिए। प्रतिसम्मित क्या कहता है, देखो सम्मित तो ये कहता था कि अगर ए बी आर में है तो बी ए क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ये तो सम्मित कहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्रतिसम्मित में कि अगर ए भी आर में है तथा बी ए आर में है, केवल और केवल, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए बराबर बी, यानी प्रतिसम्मित कहता है कि ए भी आर में है और बी ए आर में, तो कब केवल यदि और केवल यदि का मतलब ए बराबर बी, यानी अगर ए बराबर ए बी आर में है और बी ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ही हम कहेंगे वो क्या है, प्रतिसम्मित है। तीसरी बात करते हैं हम संक्रामक की। तो संक्रामक तो वही है कि ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, देन ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम
आंशिक क्रम संबंध, जहाँ भी अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जो संबंध स्वतुल्य को भी दिखाएगा, प्रतिसंबित भी होगा और संक्रामक होगा, तो हम कह देंगे वो संबंध क्या कहलाएगा, हमारे पास आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें हम, तो देखो उदाहरण की बात करते हैं हम, चलो उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो देखो उदाहरण दे रखा है आपको, उदाहरण दे रखा है n बराबर 1 2 3 4 इस टाइप से दे रखा है, और संबंध क्या दे रखा है आपको, x सच दैट x ग्रेटर देन, या ऐसे लिख लो कि ग्रेटर देन एक संबंध है। ठीक है, यानी इस टाइप से आपको संबंध दे रखा है, तो आपको पहले संबंध बनाना पड़ेगा। r बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब मैं पहले क्या दिखाऊंगा, मुझे इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, संबंध इस टाइप से दे रखा है, नहीं पहला अवयव दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसे हम संबंध में अवयव लेंगे। तो पहला क्या दिखाना है, मुझे स्वतुल्य दिखाना है। चेक करेंगे आंशिक क्रम संबंध है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर a किस में है, n में है, तो ऐसा हो सकता है कि a ग्रेटर देन a हो जाए, कभी हो सकता है कि अगर a n में है, जैसे कोई भी अवयव लिया मैंने 2 जो n में है, लेकिन हम देखते हैं कि 2 से बड़ा कभी नहीं होता, बराबर जरूर होता लेकिन बड़ा कभी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा ये कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा देखते हैं प्रतिसंबित। प्रतिसंबित क्या कहता है कि ए बी अगर n में है, n क्रॉस n में, तो बी ए, यानी अगर मैंने मान के चला ए बी n क्रॉस n में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a ग्रेटर देन बी है, संबंध के हिसाब से। संबंध के हिसाब से क्या है कि a ग्रेटर देन b होगा, संबंध तो यही कहता है ग्रेटर देन होना चाहिए, तो क्या पॉसिबल है कि बी ए अगर ग्रेटर देन हो, बिलोंग्स टू करे एन एन में, तो क्या ये पॉसिबल है कि b ग्रेटर देन a हो जाए, नहीं है पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जैसे 1 और 2 ले लिया, सॉरी हमने ले लिया 2 और 1 ले लिया, हमें पता है कि 2 ऑलवेज 1 होता है, ये a ले लिया, ये b ले लिया, अगर ये हमें पता है कि 2 ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन 1 कभी 2 से ग्रेटर देन नहीं होता, इसलिए क्या ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, यह प्रतिसंबित संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है, जैसे ए बी अगर मैंने n क्रॉस n में से ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर देन b, और बी सी बिलोंग्स टू ले लिया n क्रॉस n में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, b ग्रेटर देन c। तो क्या ऐसा होगा कि अगर ए सी लूँ n क्रॉस n में, तो क्या होगा, a ग्रेटर देन c होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो a b से बड़ा है, यानी 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3 ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्यों होगी कि 3 अगर मैंने ये लिया, 3 2 और 1 लिया, तो 3 हमें पता है 2 से बड़ा होता है और 2 1 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 1 से बड़ा होगा, यानी a ग्रेटर देन c होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए सी क्या होगा, n क्रॉस n में होगा, यहाँ से क्या होगा, यह संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं स्वतुल्य नहीं था, प्रतिसंबित नहीं था, लेकिन संक्रामक था, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संबंध तुल्यता आंशिक क्रम संबंध नहीं है। क्यों आंशिक क्रम संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो तीनों एक साथ सेटिस्फाई करता तो हम कहते वो आंशिक क्रम संबंध है, लेकिन वो तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो आंशिक क्रम संबंध नहीं है। तो यह संबंध आंशिक क्रम संबंध नहीं है, यानी जो संबंध अगर स्वतुल्य, प्रतिसंबित और संक्रामक तीनों होगा, तो ही हम कहेंगे वो संबंध क्या होगा, आंशिक क्रम संबंध होगा। अगर तीनों में से एक भी संबंध को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो आंशिक क्रम संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े एग्जाम्पल और देखेंगे क्या होता है। एक टॉपिक और आपका रहेगा जालक, जालक टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं अगली क्लास में, और जालक टॉपिक होते ही आपका पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो
याद रखना पहली यूनिट आपकी 5 यूनिट है पूरी किताब में, पहले पेपर में 5 यूनिट है, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं जालक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल स्टार्ट करूंगा जालक, 2-3 दिन चलेगा वो टॉपिक, उसके ख़त्म होते ही आपकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत ईजी यूनिट है ये। सेट्स, रिलेशन क्या हो, समुच्चय क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, अभी फंक्शन फलन भी पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा 7 दिन में जाके, 4 या 5 दिन में जाके खत्म हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो आज तो हमने पढ़ा आंशिक क्रम संबंध पढ़ा, विभाजन पढ़ा और तुल्यता वर्ग पढ़ा। इनके कल मैं बताऊंगा आंशिक क्रम संबंध के कुछ उदाहरण और बताऊंगा, कैसे उदाहरण होते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, इसका रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, इनको ध्यान से कर लेना, इनकी परिभाषा जरूर याद कर लेना। अगर आपको परिभाषा आती होगी तो ही आप प्रश्न कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको परिभाषा नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन याद से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप पे भेज सकते हैं, जो भी आपकी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। थैंक यू।